इन्होंने बोली हैं। एक तो लगातार जो विरोध का वातावरण बनाया जा रहा था और इस वक्फ के एक बहुत खूबसूरत एक्ट, बहुत खूबसूरत चीज मैं मानता हूं कि वक्फ है, जो गरीबों के लिए उनको राइट्स दिलाने के लिए था, लेकिन उसके ऊपर डाका डाल के बैठे थे चंद अमीर। 75 साल में जिस तरह से औकाफ में लूट हुई है, उस गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिला है। सरकार की मंशा थी कि गरीबों का हक गरीबों को मिले, लेकिन एक वातावरण बनाया गया कि नहीं, वो बचाने के चक्कर में, वक्फ माफिया को बचाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा था। आपने कहा ये स्क्रैप है, इसे डस्टबिन कर दीजिए वक्फ एक्ट को। आपने सरकार की मंशा पे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सरकार की मंशा इस एक्ट के हिसाब से कहीं नहीं दिख रही है कि वो गलत सोच रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह रहे थे कि आप ये इसको दारुल इस्लाम बना रहे थे आप हिंदुस्तान को, कि नहीं यहां तो बिल्कुल शरीयत में कोई दखल नहीं होगा, गैर मुस्लिम कैसे आ जाएगा। कोर्ट ने माना 22 सदस्य अगर सीडब्ल्यूसी में जा रहे हैं तो 3 सदस्य इसमें नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। ये मेरा सेक्युलर भारत हुआ, जिसके ऊपर आप तांडव कर रहे थे, आपा पीट रहे थे। आप कहते हैं अगर ये आपकी जीत है तो हम आपकी जीत का स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम। हम तो यही चाह रहे हैं आपकी जो नीयत है, आपकी नीयत बदल जाए। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि जो सीईओ है वो मुस्लिम होना चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हमने ये बोला था, सरकार ने ये माना था कि जो वो कह रहे हैं कि कलेक्टर को असीमित पावर नहीं दी गई, ये हमारी एब्सोल्यूट जीत। मैं आ रहा हूं उस पे भी। सीईओ मुस्लिम, आज भी कोर्ट ने कहा भाई प्रायोरिटी मुसलमान को दे दीजिए, लेकिन ये नहीं होगा कि निकम्मा अधिकारी है और आपने का मुसलमान ही रखना है। अब वो चाहे कितना उससे कुछ आए ना आए, आपने ला के सीईओ एक मुसलमान, ये कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए ये यहां भी उल्टा गिरे। हम ये अधिकारी देश के अंदर जवाब मानना रहे आईएएस जो काबिल हो, काबिलियत के आधार पर। ठीक है शादाब जी, जवाब ले लीजिए। मुसलमानों को दी जाए। जवाब ले लीजिए। दूसरी बात, जवाब ले लीजिए शादाब जी, कुछ कह रहे हैं तारिक भाई। ओके तारिक भाई, आपका टर्न है, फिर दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं प्लीज। ये जनसभा नहीं है, भाषण नहीं होना। अरे भाषण तो आप दे रहे थे, भाषण आप दे रहे थे। डरपोक लोग अपनी टोपी का, लाल टोपी पहना के उतारते ना मुसलमानों को, आपस में जुड़े का सहारा लेके आए। किसने देश जलाया, किसने प्रदेश जलाया, किसने मुसलमानों को गुमराह किया। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। इतना दम समाजवादी पार्टी में नहीं है। अपने झंडे अपनी टोपी के साथ आते ना, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया आपने। केवल सपोर्ट करते हैं। सुन लीजिए, ठीक है। ओके शादाब जी, सुन लीजिए। ठीक है शादाब जी, अब प्लीज तारिक भाई। मैं कह रहा हूं वक्फ बाय यूजर और डीएम का एब्सोल्यूट पावर आपस में लिंक है। कैसे? एक डिस्प्यूट हुआ जो वक्फ बाय यूजर चला आ रहा है, वो सीधे गया डीएम के पास। तारिक भाई आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। एक चीज मैं क्लियर करता हूं, देखिए जो कलेक्टर के अधिकार हैं वो रिव्यूज के तहत आते थे, और वक्फ बाय यूजर में ये कहा जा रहा था कि भाई 300 साल पुरानी प्रॉपर्टी का हमारे पास नहीं है और हम चूंकि यूज करते आ रहे तो वो हमारे पास ही रहने दिया जाए। तो वक्फ बाय यूजर में आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और आपको प्रमाणित दस्तावेज दिखाने होंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें। तारिक भाई, दर्शकों को गुमराह मत कीजिए। रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। उसी रजिस्ट्रेशन में दिखाना होगा कि हमारे पास कागज है, वो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। अब कागज नहीं है तो डिस्प्यूट डीएम के पास जाता, डीएम ही कह देता कि ये सरकारी जमीन है, इसको छोड़ दो, या ये आपकी जमीन है, मेरी जमीन है, इसको छोड़ दो। कौन होता है तारिक साहब? ट्रिब्यूनल में जाएगा। के ऊपर मेरी बात समझिए, यही तो चाह रहे थे कि कोर्ट डिसाइड करे, ट्रिब्यूनल डिसाइड करे। अरे नहीं, एक मिनट, एक मिनट तारिक भाई, इसको वन ऑन वन समझिए। तारिक भाई मेरा एक सवाल है, तारिक भाई मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कलेक्टर के पास जाता, उस कलेक्टर की असीमित पावर को हटा दिया गया। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, मतलब अभी दस्तावेज नहीं है तो मामला ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। डीएम पर आपको भरोसा नहीं है तो ट्रिब्यूनल, एक मिनट सर, मैं ट्रिब्यूनल को ही कोर्ट मानता हूं, तो मैं कह रहा हूं तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो ट्रिब्यूनल से हम इंसाफ की उम्मीद करेंगे ना। तो बिना कागजी आधार पर ट्रिब्यूनल क्या कोई फैसला सुना सकता है? नहीं सुनाएगा। हाँ, तो फिर जब इंसाफी मिलना है आपको, तो आपको कलेक्टर की कार्रवाई से दिक्कत क्या थी? फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन आपने कहा कि आपको एब्सोल्यूट पावर कलेक्टर को नहीं देनी थी। सवाल उस बात को लेकर है। किसी भी तरीके से जुडिशियल पावर नहीं दी जा सकती। कर रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था आपके पास। निर्णय कोर्ट से होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव से होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोर्ट ने अपने हितों की रक्षा की है, ये अधिकार है कोर्टों का। मैं एक लाइन में कहता हूं, कोर्ट ने न्याय किया, लंबी जिरा हुई थी, सबने अपना पक्ष रखा था, उसके बाद कोर्ट ने बता दिया
किन जगहों पर स्टॉप होने की जरूरत है, फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है और किन जगहों को जारी रखने की जरूरत है। यह न्याय है सर। और मैं सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करते हुए यह कहता हूं कि यह हर व्यक्ति के साथ न्याय जिसके मन में इसको लेकर कोई भी सवाल था। तो अश्विनी कुमार जी, ये न्याय की जीत। हाँ, लेकिन अश्विनी कुमार जी, विपक्ष तो कह रहा था कि भाई ये तो सरकार हड़पना चाह रही है सब कुछ, तो सरकार, ये तो सरकार क्या कहेगी, चलिए छोड़ देते हैं सरकार क्या कहती। कोर्ट ने कह दिया ऐसी कोई मंशा नहीं, कानून वो है जिसकी जरूरत थी, सरकार उसको लेकर आई है, सरकार का अधिकार है और सरकार उसी के तहत आगे बढ़ रही। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि सरकार बिना सोचे समझे ले आई थी, उससे पहले इमरान मसूद कह रहे थे हमारी जीत हो गई है। लेकिन इस टिप्पणी पर भी गौर करना होगा, जब कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सरकार की मंशा वक्फ जमीन को हड़पने की नहीं है, तो अगर यह सुधारने के लिए है कानून को, तो इसको स्वीकार हर पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ेगा। जी अनुराग जी, मैंने आपको 30 मिनट सुना है, मुझे लगता है 1.5 मिनट का समय मुझे बिल्कुल सर, दिया है एटलीस्ट। पहली चीज तो कोर्ट ने बोला है कि प्राइमा फेसियाई ये आर्बिट्री नहीं दिख रहा है। प्राइमा फेसियाई ऐसा नहीं बोला कि मैंने सारी रिसर्च की और उसके बाद सरकार की मंशा नहीं है, प्राइमा फेसियाई बोला हुआ है। अब आते हैं जो हमारा मेन विरोध था कि ये असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, वक्फ बोर्ड, उसको एक्सप्लेन करते हैं। संविधान का पहला नियम है हमारे कि 3 बॉडी होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ज्यूडिशरी। हम असंवैधानिक तरीके से एक एग्जीक्यूटिव को ज्यूडिशरी का पावर दे रहे थे, डीएम को, जो कोर्ट ने माना और बोला असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेन प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का, उसमें अगर किसी का कोई प्रॉपर्टी आप बोलते हो डिस्प्यूटेड है, तो उसमें सरकार पहले बोलती थी अगर प्रॉपर्टी वक्फ की डिस्प्यूटेड है तो ये हमारी हो गई, वक्फ की नहीं रही। कोर्ट ने इसको भी नकारा, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था। तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, जिसमें हम प्रैक्टिस टू रिलीजन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने रिलीजन, अपनी फ्रीडम के तहत कुछ भी किसी को भी दान कर सकता है। वो भी सरकार कहते हैं, कोर्ट ने माना कि कोई भी जरूरी नहीं है कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ दान कर सकता है। तो जो मेन फंडामेंटल पॉइंट्स थे हमारे, जो संवैधानिक, जो हम बोल रहे थे कि संविधान के खिलाफ है, उन सभी को कोर्ट ने माना है कि जो इसमें जो भी असंवैधानिक प्रक्रियाएं थी, असंवैधानिक थे, उन सब पे कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है। और यही हमारा मेन विरोध था। रही बात वक्फ बाय यूजर की रजिस्ट्रेशन तो हमेशा से मैंडेटरी था। जब वक्फ 1991 में आया था वक्फ एक्ट, तब भी तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। इसमें रजिस्ट्रेशन की बात अभी कहां से मैंडेटरी हो गई, उस पर हम इतना हाउल्ला क्यों कर रहे हैं, हमेशा मैंडेटरी था। नहीं सर, तो इसके लिए सुनिए ना अश्विनी सर, इसके लिए तो हल्ला कोई नहीं मचा रहा था, हल्ला तो मौलाना साहब मचा रहे थे। वो कह रहे थे हम नहीं दिखा पाएंगे कराना पड़ेगा, हल्ला वो मचा रहे थे। अच्छा अश्विनी सर मैं रोक रहा हूं आपको। रतन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। वरुण सर को अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाना है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो आपकी बातों पर, यानी कि अश्विनी कुमार की बातों पर अपनी एक टिप्पणी कर दे कि क्या सर जैसा अश्विनी कुमार बता रहे हैं वैसा ही है। मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें बिल में बहुत कुछ संवैधानिक था, संशोधन में बहुत कुछ असंवैधानिक था और उस स्तर पर इनकी जीत हो गई। नहीं, मैं सबसे पहले बताऊं, जो ओपनिंग सेंटेंस, जो कंक्लूजन पैराग्राफ का है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें कहा गया है कि प्रमा फेसाई जो स्टैट्यूट को चैलेंज किया गया है उसका कोई आधार नहीं बनता है, लिहाजा हम अमेंडिंग, ये मैंने जब चर्चा की शुरुआत की तो उससे पहले भी पढ़ के बता दिया था दर्शकों को। जी हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अमेंडमेंट पे किसी तरह का स्थगन आदेश नहीं है, क्योंकि प्रमा फेसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि स्थगन के लायक नहीं है। अब बात आई कि जो उन्होंने कहा कि मेन जो फोकस है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के रिपोर्ट और जो कलेक्टर के पावर पे है, तो उसको बजाय कि एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से उसको टेक ओवर करती सरकार, उसको न्यायिक प्रक्रिया में जाना होगा, ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट के पास। और जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक उनके कब्जे को सरकार नहीं ले सकती है। यानी कि टाइम का जितना भी लग जाए उस प्रक्रिया में, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जब वक्फ बाय यूजर को स्टे नहीं किया गया है और उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट किया गया है, ऐसी सूरत में उसका क्या होगा, जो प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है उसका क्या होगा। तो उसके लिए सरकार, इसमें जो पूरे आदेश में आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उनको भी न्यायिक प्रक्रिया में जाना होगा, ऐसी बात नहीं। एग्जैक्टली सर, जो प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है वक्फ बाय यूजर या किसी भी सारी लड़ाई तो इसी बात की थी ना कि वक्फ के पास ये
नहीं असीमित होगा, अधिकार ये थे। सबसे अहम अश्विनी कुमार बात सर, आज के सारी फैसले लड़ाई से तो इस निकल बात कर की आती थी ना कि वक्फ के पास जो असीमित अधिकार थे उसमें सरकार ने बस ये बोला कि आप जिलाधिकारी का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं साहब, आप जाइए ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, कागज तो दिखाना पड़ेगा ना साहब। आप पहले कह देते नहीं वो वाली हमारी है, अब ये तो नहीं कर पाएंगे आप। कभी नहीं। ये गलत